खुल तो रहा है सर इसी पर WPS ऑफिस। अच्छा अच्छा, ये नेम दिखा रहा है इसीलिए नहीं पता चला। अच्छा अच्छा, ठीक है। हम लोग यहीं पे बात कर रहे थे कि मंगोल्स को यूनाइटेड करके रखा था वहां का एथनिक और लैंग्वेज टाइज यूनाइटेड द मंगोल पीपल, बट द स्कैर्स रिसोर्सेज मेंट दैट देयर सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू पैट्रिलिनियल लीनेजेस। ठीक है, तो अब किस चीज क्या इनको जोड़ करके रखा था? ट्राइब है, तो ट्राइब किससे जोड़ करके रहते हैं? जनरली क्या होता है, सारे ट्राइब का एक तरह का कल्चर होता है, एक तरह का प्रैक्टिस होता है, उस कल्चर से जुड़े रहते हैं ट्राइब। और वो कल्चर ही यहां पे हम बात करें तो एथनिसिटी, ठीक है, और लैंग्वेज, जो उनका लैंग्वेज है और जो एथनिसिटी है उससे वो जुड़े रहते थे। तो एथनिक का मतलब क्या होता है, पिछले बार भी हम लोग डिस्कस किए थे कि शेयर्ड कल्चर। क्या बात करते हैं कि शेयर्ड कल्चर एंड कॉमन डिसेंट, दो कीवर्ड याद रखिएगा जब भी हम कहें कि एथनिक, ठीक है, तो एथनिक का मतलब क्या होता है कि शेयर्ड कल्चर एंड कॉमन डिसेंट। डिसेंट मतलब हमारे फोर फादर और तो सामने वाला है उसके फोर फादर, दोनों जो होंगे वो एक जैसे का, मतलब सबके जो पूर्वज हैं वो सेम है, तो वो क्या कहलाएगा? एथनिक। तो एथनिसिटी क्या कहलाता है? टू थिंग्स, शेयर्ड कल्चर एंड कॉमन डिसेंट, कि हमारे सेम फोर फादर्स और सेम कल्चर, एक कल्चर को हम शेयर कर रहे हैं, तो कल्चर शेयर कर रहे हैं। तो जितने भी ट्राइबल होते हैं तो उनका कल्चर, किसकी पूजा करनी है, किस तरह से शादियां होंगी, किस तरह से अलग अलग फेस्टिवल्स मनाएंगे, वो सारा एथनिसिटी। तो एथनिक और लैंग्वेज जो है टाई करके रखता था मंगोल पीपल को। और जो डिसेंट था, जो रूल था, जो कंट्रोल था, वो पेट्रीलिनियल था। ठीक है, पेट्रीलिनियल का मतलब क्या होता है? मेल डोमिनेटेड। क्लियर? मैट्रिलिनियल का मतलब क्या होगा? फीमेल डोमिनेटेड। क्लियर? सो पैट्रिलिनियल, मेल डोमिनेटेड। अब क्या है, सीधी सी बात है, अब कौन सी कम्युनिटी थे? पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी थे। ठीक है, तो पेस्टोरलिस्ट थे और दूसरे कौन थे? हंटर गैदरर्स। दो कम्युनिटी के बारे में बात किया था। एक क्या होते थे? पेस्टोरलिस्ट। पेस्टोरलिस्ट किसके, जिनके पास जानवर होगा वो जानवर चराएंगे, काम चल जाएगा। और दूसरे होते थे हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स क्या हो गया? प्रिमिटिव, जैसे आप पहले पढ़ते थे, हंटर गैदरर जो प्रिमिटिव टाइम में, पुराने स्टोन एज के टाइम में क्या होता था कि लोग को खाना बना था नहीं, खाना बनाना आता नहीं था, किसान थे नहीं, मतलब खेती करना आता नहीं था, तो वो लोग का लाइफ कैसे था? हंटिंग करेंगे जानवर को और कच्चा मांस ही खा लेंगे, और कुछ फल मिल गया, कुछ बीज मिल गया, इस तरह की कोई चीज मिल गई, उसको गैदर करके रख लिया कि आगे हम खाएंगे। राइट? तो अब क्या होता था कि जिनके पास ज्यादा जानवर वो रिच हो गए। अब रिच और पुअर कैसे डिसाइड होगा? जिनके पास ज्यादा जानवर वो रिच हो गए। तो क्या था कि द रिचर फैमिलीज वर लार्जर, possessed more animals and pasture lands। तो इनके कंट्रोल में ज्यादा जानवर होते थे और ज्यादा पैस्चर लैंड था। पैस्चर लैंड मतलब जहां पे ज्यादा ग्रासेस होंगे। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो तुम आज बहुत ज्यादा? क्या हुआ? तो सिंपल सा है, जिनके पास ज्यादा पैस्चर लैंड और जिनके पास ज्यादा जानवर, तो वो क्या हो गए? रिच हो गए। अब रिच जो हो गए, फर्दर क्या करते थे? उसके फॉलोअर्स हो गए और वो इन्फ्लुएंशियल हो गए लोकल पॉलिटिक्स में। अब जिनका ट्राइब होगा तो असेंबली बनेगा। अब जो रिच हैं उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा लोगों पे, उनकी बात ज्यादा मानेंगे लोग। तो एक तरह से असेंबली बना, लोग एक जगह जुटे और जिस तरह का भी डिसीजन लिया जाएगा तो ये रिच लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाता था। फिर क्या होता था? पीरियोडिक नेचुरल कैलामिटीज, फ्लड आ गया, ड्रॉट हो गया, ग्रास नहीं है, ठीक है,
सबसे मेन कंसर्न, खेती तो कर नहीं रहे थे, मेन कंसर्न इनका क्या था कि ग्रासलैंड नहीं होगा, घास नहीं होगा, पैस्चर लैंड नहीं होगा, चारा नहीं मिलेगा, जानवरों के लिए चारा नहीं मिलेगा। तो चारा नहीं मिलेगा तो ये क्या करते थे, अगर ग्रास नहीं है तो क्या करते होंगे, ये तो नोमैड्स थे, दूसरे जगह चले जाएंगे। ठीक है, नोमैड्स है ना, तो वो उठेंगे दूसरे जगह चले जाएंगे। सो इधर अनयूजुअली हार्श कोल्ड विंटर्स व्हेन गेम एंड स्टोर्ड प्रोविजंस ran out or drought which parched the grassland would force families to forage further afield leading to conflict over pasture land. तो एक क्या हुआ कि कहीं गए, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया पैस्चर लैंड के लिए। आपका मान लीजिए पैस्चर लैंड है, हम आए वहां पे, तो आप, हाँ तो लड़ाई होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो इसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। एंड प्रेडेटरी रेड्स इन सर्च ऑफ लाइव स्टॉक, अब लाइव स्टॉक के लिए भी जानवर चाहिए और जानवर चाहिए, तो क्या होता था, प्रेडेटर किसको कहते हैं, जैसे शेर, ठीक है, बाघ प्रेडेटर हो गया, तो वो क्या करेगा, हमला करेगा और उसको खा जाएगा। तो उसी तरह का रेड ये लोग करते थे, ये जो भी ट्राइबल्स थे मंगोल्स, ये क्या करते थे, एक जगह दिखा वहां पे अच्छा बहुत जानवर है, वहां गए, सीधा अचानक से रेड कर दिया और सब पे अटैक कर दिया, सारा लाइव स्टॉक या तो अपने इसके लिए लाइव स्टॉक के लिए रख लिया, खाने के लिए भी कुछ ले लिया, खा लिया, ये सारा करते थे। ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज वुड ओकेजनली अलाई फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पसेस अराउंड रिचर एंड मोर पावरफुल lineages, but barring the few exceptions, these confederacies were usually small and short-lived. अब इसके अलावा क्या होता था, जैसे अलग अलग ग्रुप हैं, एक ही कबीला है, ट्राइब है, अलग अलग ग्रुप है, वो क्या किए, अपना ग्रुप बना लिए, एक दूसरा ग्रुप बन गया, तो अलग अलग जो ग्रुप बना वो भी आपस में अपने सुप्रीमेसी के लिए कि हम स्ट्रांग हैं, हम ज्यादा पावरफुल हो जाएं, उसके लिए क्या करते थे, आपस में फाइट करते थे एक दूसरे से। क्लियर? फ्यू एक्सेप्शन, दीज कॉन्फेडरेसीज, कॉन्फेडरेसी का मतलब क्या होता है, एक कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है महासंघ, एक बड़ा एरिया। तो ये कॉन्फेडरेसीज क्या कह रहे हैं, किसको, जैसे ग्रुप्स है, एक ट्राइबल ग्रुप, दूसरा ट्राइबल ग्रुप, तीसरा ट्राइबल ग्रुप, सब मिल गया तो एक बड़ा कॉन्फेडरेसी बन गया। ठीक है, तो ये कॉन्फेडरेसीज वर यूजुअली स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। द साइज ऑफ चिंगेज खान्स confederation of Mongol and Turkish tribes was perhaps matched in size only by that which had been stitched together in the 5th century by Attila. 5th century की बात करें तो रोमन एम्पायर के टाइम में क्या था कि हून एक ट्राइबल थे, हून्स, ठीक है, HUNS, इन ट्राइबल्स का ग्रुप था, तो उससे कंपेयर किया गया है कि इनका साइज काफी बड़ा था। तो चंगेज खान ने जो कॉन्फेडरेसी बनाया था उसका साइज बड़ा था, और वो 5th सेंचुरी में एटिला से कंपैरिजन किया गया है। एटिला भी क्या था, एक कॉन्फेडरेसी था, मतलब बड़ा ट्राइबल ग्रुप था। क्लियर? तो चंगेज खान जब कंसोलिडेट भी कर रहा था ना, आगे लाइफ में और ज्यादा हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, तो उसने पहले क्या काम किया कि सारे ट्राइबल्स को जोड़ने का काम किया, मंगोलिया के डिफरेंट ट्राइबल्स को जोड़ने का काम किया, और उसके बाद वो अलग अलग जगह अटैक करना शुरू किया। तो अपने पावर को तो कंसोलिडेट करेगा वो। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है कि हमने क्या बताया कि अलग अलग कॉन्फेडरेसीज थे, लेकिन वो छोटे थे और शॉर्ट लिव्ड थे, ज्यादा दिन नहीं रहते थे, कुछ दिन रहे, कुछ साल रहे, उसके बाद वो टूट गए, बिखर गए। लेकिन चंगेज खान का जो कॉन्फेडरेसी था वो काफी बड़ा था। अगर पुराने समय से, ये तो हम लोग 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो पुराने समय से 5th सेंचुरी से कंपेयर करें तो एटिला से कंपेयर किया गया है जो 453 एडी में था। क्लियर? अब एक तुलना करें तो यहां देखते हैं, अनलाइक एटिला, हाउएवर चंगेज खान political system was far more durable and survived its founder. एटिला से कंपेयर करें तो इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था चंगेज खान का, वो ज्यादा ड्यूरेबल था, ज्यादा
सशक्त था, राइट, और ज्यादा सस्टेन करने वाला। एक चीज था चंगेज खान में कि चंगेज खान विश्वास रखता था मेरिटोक्रेसी में, ठीक है। तो मेरिटोक्रेसी क्या हो गया कि जिसमें योग्यता है, मेरिट है तो उसको उठाएगा वो, क्या? अब इससे मतलब नहीं है, अब जनरली ट्राइबल्स क्या कहते थे कि चलो हम, मेरे बाद मेरा सन रहेगा, उसके बाद उसका सन रहेगा, इस तरह से चलेगा, राइट। पर चंगेज खान का मानना था कि अलग अलग जगह भी जिसमें मेरिट है, जो ज्यादा शक्तिशाली है, जो ज्यादा अच्छा वॉरियर है, तो उसको उठाओ, उसको ज्यादा पुश करो, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दो, राइट। तो इसका पॉलिटिकल ऑर्डर अगर सिस्टम कहें तो ये ज्यादा ड्यूरेबल था और सर्वाइव्ड इट्स फाउंडर, और इसके फाउंडर चंगेज खान को सर्वाइव भी किया यही चीज, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा सिस्टम था। प्लस चंगेज खान, एक तो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि भाई बहुत खतरनाक था, बार्बरिक था, लोगों को मारता था, इनका वॉर का स्ट्रैटेजी बहुत खतरनाक था। जैसे हिटलर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करने गया तो क्या हुआ, उसको शुरू में काफी ज्यादा सफलता मिला, तो जो अटैक करता था तो अचानक से इतनी तेजी से, जैसे आंधी तूफान अटैक करता है उस तरह से अटैक करता था, जिसको क्या कहते थे, ब्लिट्जक्रिग, याद होगा कुछ, तो उसको ब्लिट्जक्रिग कहते थे। तो एकदम से अचानक से, तो इनका भी स्टाइल तो शायद ऐसा भी माना जाता है कि वो हिटलर ने भी पढ़ा होगा मंगोल्स के अटैक का और चंगेज खान के अटैक का, उसी तरह से वो भी फॉलो करता। हिटलर तो 20वीं सेंचुरी में किया। तो यहाँ पे हम वही देखते हैं कि इसका एक तो मेरिटोक्रेसी, तो पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा था, क्लियर। और दूसरी चीज क्या थी कि अब इतना बड़ा एम्पायर तो बहुत सारे धर्म के लोग थे, ठीक है, बुद्धिस्ट था, इस्लाम था, सब कुछ था। तो सारे धर्म के लोग का वो मतलब उसमें इंटरफेरेंस नहीं किया, उसमें उसने इंटरफेरेंस नहीं किया कि चलो कन्वर्जन कराओ, ये नहीं। उसका तो सीधा था कि भाई कोई भी है, सब दुश्मन है तो दुश्मन है, मारो काटो, इस तरह से चलो। फर्दर, इट वाज स्टेबल इनफ टू काउंटर लार्ज आर्मीज विद सुपीरियर इक्विपमेंट इन चाइना, ईरान एंड ईस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो अब इसका जो आर्मी था सुपीरियर इक्विपमेंट के साथ था, मतलब उस समय के अनुसार जो हथियार होने चाहिए वो हथियार थे इसके पास, उस समय के अनुसार जो फाइट, अब कहीं गया देखा कि अरे ये नया चीज है, नया इक्विपमेंट है, नया तरह का हथियार है, उसको हराया तो, और वो चीज को इनकॉर्पोरेट कर लिया, सीख लिया, वो इनकॉर्पोरेट कर लिया। और चाइना, ईरान, ईस्टर्न यूरोप सब जगह अटैक किया। जब मैप हम लोग देख रहे थे, मैप में भी हमने देखा था कि अगर देखे, ठीक है, यहां नजर डालें हम लोग तो देखिए ये पूरा का पूरा जो एम्पायर है ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मंगोल एम्पायर। तो यहां मंगोलिया से स्टार्ट करते हुए यहां नॉर्थ चाइना को पूरी तरह से बर्बाद किया, तिब्बत, इधर सबसे बुरा हाल तो पर्शिया का किया था, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतना बड़ा एम्पायर ये जो खड़ा किया था, तो ये हर जगह भेजता था। अब ये एम्पायर अधिकतर टाइम में चंगेज खान क्या करता रहा, हमेशा तो लड़ता रहा ये, लेकिन फिर भी जहां जहां कंट्रोल किया फिर वहां पे एक स्टेबिलिटी थी, इसी का रूल रहा, किसी और का रूल, कोई और हस्तक्षेप करने का हिम्मत नहीं कर पाया, राइट। उसके होते होते तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि and as they established control over these regions, the Mongols administered complex agrarian economies and urban settlements, sedentary societies. Sedentary किसको कहते हैं, जो एक जगह सेटल होके रहते हैं उसको सेडेंट्री कहते हैं। नोमैडिक जो एक जगह सेटल नहीं होते उसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो गया, सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब जो एक जगह सेटल हो जाएगा, जैसे कि जब जो खेती करने लगा
तो एक जगह सेटल होके रहेगा ना। पहले क्या होते थे, नोमैडिक होते थे। जैसे हम लोग नोमैडिक में दो कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस किए ट्राइब्स का, एक क्या थे, पेस्टोरलिस्ट थे, और एक थे हंटर गैदरर्स, राइट, यही दोनों डिस्कस किया। अब इसने जब जहां जहां अटैक किया, कंट्रोल किया, अब ये भी मानना था, जैसे हम कह रहे थे ना कि क्या करता था कि अटैक किया, अब ये शहर पे अटैक किया, पूरा शहर को जला दो, पूरे शहर को जला देता था, पूरी तरह से, बुरी तरह से जला देता था सबको। उसको तो गाजर मूली की तरह काट दिया, गला काट दिया, बहुत बुरी तरह से सबको मार देता था। यहां तक कि कुत्ता, बिल्ली, जानवर, सबको मार दो। हाँ, बहुत बहुत खतरनाक। इनका रिकॉर्ड्स जो था अभी उतना नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा खतरनाक ढंग से अटैक कर, तो इसका मानना क्या था कि अब अटैक कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिए, तो अब ये इस पे क्या होगा, खेती होगा, ठीक है, जो होगा इस पे खेती करेगा, अब खेत जोतो इस पे, क्लियर? हाँ, क्या ना, तो वो कैसा इकोनॉमी बनाया, एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब खेती पे आधारित, कृषि पे आधारित इकोनॉमी बनाया, ठीक है। और अर्बन सेटलमेंट जो बना वो सेडेंटरी सेटलमेंट बना, मतलब एक जगह सेटल होके रहने लगे, दैट वर क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम देयर ओन सोशल एक्सपीरियंस एंड हैबिटेट, दूर दूर पे अपने एक्सपीरियंस से अलग। इनका एक्सपीरियंस क्या था, इनका तो पेस्टोरलिस्ट एक्सपीरियंस था। मंगोल्स क्या थे, पेस्टोरलिस्ट थे या हंटर गैदरर्स थे, लेकिन उनके एक्सपीरियंस से अलग इसने जो सोसाइटी डेवलप किया वो कैसा डेवलप किया, एग्रेरियन डेवलप किया, खेती करने वाला डेवलप किया, isn't it? Although the social and political organizations of the nomadic and agrarian economies were very different. हमें पता है क्लियरली नोमैडिक और एग्रेरियन। अब बताइएगा आप, सिंपल सोचिए, नोमैडिक और एग्रेरियन में दोनों इकोनॉमी तो अलग अलग है, क्या अंतर होगा, बेसिक अंतर क्या है, क्या? ठीक है, बिल्कुल, एक क्या है, सेटल्ड है, और दूसरा नोमैडिक, घूम घूम करके। नोमैडिक क्या है, वो बहुत ज्यादा, मतलब वो जानवरों पे, लाइफ स्टॉक पे डिपेंड करता है। एग्रेरियन किस पे डिपेंड करता है, कल्टीवेशन पे डिपेंड करता है, क्या? हाँ, वही पेस्टोरलिस्ट हो गया और यहां पे एग्रेरियन। द टू सोसाइटीज वर हार्डली फॉरेन टू ईच अदर। इन फैक्ट द स्कैंट रिसोर्सेज, स्कैंट का मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज जो कम थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, राइट, रिसोर्सेज बहुत नहीं थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, कम थे जो रिसोर्सेज, क्लियर, ऑफ द स्टेपी लैंड drove Mongols and other Central Asian nomads to trade and barter with their sedentary neighbors in China. अब इनका रिसोर्सेज कम, अब मंगोलिया का नेबर कौन था, चाइना। तो चाइना के साथ इन्होंने सोचा क्या करेंगे, हमारे पास तो रिसोर्स कम है, हमारे पास रिसोर्स कम है, हम तो बस मंगोलिया ने सोचा कि हम तो भाई पेस्टोरलिस्ट हैं, हमारे पास उतना रिसोर्स नहीं है, ग्रासलैंड ही तो है, और ये लोग, इनका ज्यादा सेडेंटरी था चाइना का, तो बोले कि इसके साथ ट्रेड करते हैं, क्लियर, ट्रेड करते हैं, क्लियर, ट्रेड एंड बार्टर विद देयर सेडेंटरी नेबर्स इन चाइना। बार्टर का मतलब प्रोडक्ट का एक्सचेंज, प्रोडक्ट का एक्सचेंज, सामान का एक्सचेंज, क्लियर। दिस वॉज म्यूचुअली बेनिफिशियल, दोनों के लिए फायदेमंद था, दोनों के लिए फायदेमंद था। टू बोथ पार्टीज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड आयरन यूटेंसिल्स फ्रॉम चाइना वर एक्सचेंज फॉर हॉर्सेस, फर्स एंड गेम ट्रैप्ड इन द स्टेपी, क्लियर। तो जानवर, फर, ये सारा चीज जो लाइफ स्टॉक से रिलेटेड था, घोड़े सबको चाहिए थे, घोड़े सबको चाहिए थे, क्योंकि वॉर में घोड़ों की जरूरत होती थी, क्लियर। हाँ, हंसने की बात नहीं है, सही में कोई भी लड़ाई जंग में कैवलरी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा। अब क्या है, कॉमर्स वॉज नॉट विदाउट इट्स टेंशंस,
especially as the two groups unhesitatingly applied military pressure to enhance profit. ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए दोनों ग्रुप क्या करते थे? मिलिट्री प्रेशर भी क्रिएट करते थे कि हमको ज्यादा प्रॉफिट हो जाए, हमको ज्यादा प्रॉफिट हो जाए. When the Mongol lineages allied, they could force their Chinese neighbors to offer better terms, and trade ties were sometimes discarded in favor of outright plunder. अब मंगोल क्या कहते थे? हमको ज्यादा प्रॉफिट दो, हम तुमको घोड़ा दे रहे हैं, हमको ज्यादा अनाज दे दो. हाँ, नहीं मानते थे, क्या करते थे? ये प्लंडर करते थे. प्लंडर करने का मतलब क्या होता है? पूरा बर्बाद कर दो. ठीक है, प्यार से समझा रहे हैं, ठीक है, हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, नहीं माने तो पूरा बर्बाद कर दो. तो ये क्या करते थे मंगोल? वहां पे बर्बादी क्रिएट कर देते थे. This relationship would alter when the Mongols were disarray. The Chinese would then confidently assert their influence in the steppe. These frontier wars, अब ये frontier war इसी को कहेंगे. क्या कर रहे हैं? ये इधर से अटैक कर रहे हैं, ये स्टेपी पे इंफ्लुएंस डाल रहे हैं और वो चाइना पे इंफ्लुएंस डाल रहे हैं, और ये फ्रंटियर वॉर चलता रहता था. फॉर मोर डेबिलिटेटिंग टू सेटल. डेबिलिटेटिंग मीन्स दूसरे को कमजोर बनाना. ठीक है, तो डेबिलिटेट करते थे, मतलब आप पे अटैक किया, आपको एक तरह से इतना प्रेशर डाल दिया कि आप बहुत कमजोर हो गए. कमजोर हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? सरेंडर कर देंगे, राइट? सरेंडर कर देंगे. क्लियर? टू सेटल सोसाइटीज दे डिसलोकेटेड एग्रीकल्चर एंड प्लंडर्ड सिटीज. ठीक है, तो एग्रीकल्चर है उसको डिसलोकेट कर दिया और शहरों में घुसे तो शहरों को पूरा का पूरा तबाह कर दिया. क्लियर? Nomads, on the other hand, could retreat away from the zone of conflict. और nomad retreat भी करते थे. retreat का मतलब क्या होता है? पीछे हटना. क्लियर? तो बड़ा स्ट्रैटेजिक होता था वो कि पीछे हटे और वहां पे मार्जिनल लॉसेस होता था. ठीक है, और फिर वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते थे. थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री चाइना सफर्ड एक्सटेंसिवली फ्रॉम नोमैड इंट्रूजन एंड डिफरेंट रेजिम्स इवन एज अर्ली एज द 8th सेंचुरी. सही बात है. चाइना की अगर हम बात करें, आज हमारे दिमाग में क्या पिक्चर होता है चाइना का? कि बड़ा खराब कंट्री है. क्या? हाँ, मेड इन चाइना, राइट, डुप्लीकेट प्रोडक्ट का. और अगर कंट्री वाइज हम देखें कि बड़ा पॉलिसी जो है इसका धोखा देने वाला पॉलिसी, हमेशा हमेशा धोखा देने वाला पॉलिसी. हमारे साथ जब भी अग्रीमेंट किया 1954 में, पंचशील अग्रीमेंट किया, उसके बाद अटैक कर दिया. और जो भी अग्रीमेंट करता है उसको नहीं मानता है चाइना. ठीक है, तो इंडिया के साथ तो अच्छा है नहीं. और वर्ल्ड ऑर्डर में भी आज देखें कि चाइना इज नॉट गुड, राइट, नॉट कंसिडर्ड गुड. लेकिन अगर उसका इतिहास देखेंगे ना, तो बेचारा चाइना जितना सहा है ना, उतना कोई नहीं सहा होगा. क्या? वो कुछ नहीं था. चाइना, ठीक है, उसमें 1 करोड़ आजादी के सामने बहुत सहा, 1 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो गए. लेकिन चाइना की बात करें तो 8th सेंचुरी से ये बेचारा सहते आ रहा है, सहते आ रहा है, सहते आ रहा है. और मंगोल्स ने तो इतना इनको बर्बाद किया, इतना पीटा, इतना बर्बाद किया. और उसके बाद फिर बाद में जापान ने इसको बहुत बहुत तरह से पीटा, क्या, बर्बाद किया. तो चाइना बेचारा मंचूरिया पे अटैक कर लिया, बताए थे जापान ने. तो हर तरह से चाइना को ना एकदम क्रश किया गया हमेशा. इसी से अब क्या करते हैं, अब जो चाइनीज रूलर हैं, अब क्या थोड़ा सा भी कुछ होगा तो सी जिनपिंग बोलेंगे, याद करो क्या क्या हुआ था तुम्हारे साथ. क्या हुआ? मतलब यही कहते हैं कि याद करो, हमेशा याद दिला देते हैं.
याद करो क्या क्या हुआ था, कितना कष्ट सहे हो, वो दिन चाहिए तुमको क्या? ऑब्वियसली लोग एकदम नेशनलाइज हो जाते हैं, राइट? और वो कहते हैं कि चलो नहीं, जो भी कर रहे हैं सी जिनपिंग और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, दैट इज ऑल गुड। पर वही इतिहास की बात करें तो यहां पे हम देखें कि चाइना शुरू से ना नोमैड इंट्रूजन से परेशान था। मतलब ट्राइबल्स आते थे, कुछ कुछ लूट लाट के ले जाते थे, कुछ काट दिया, किसी को मार दिया, ऐसा करते थे। अब इसीलिए यहां पे देखें, 3rd सेंचुरी के समय में ही चाइना में क्या हुआ, चाइना बिल्ड फोर्टिफिकेशंस। फोर्टिफिकेशन आप लोग सबको पता है कि क्या होता है, सिटी को वॉल्ड करते हैं, राइट? क्यों करते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए, कि भाई प्रोटेक्ट हो जाए। तो चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम सबने सुना है। तो फोर्टिफिकेशन टू प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd सेंचुरी BC. These fortifications started to integrated into a common defensive outwork known today as Great Wall of China. और यहां पे आप देखिए, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एकदम डिफेंसिव स्ट्रक्चर है। क्लियर? Dramatic visual testament to the disturbance and fear perpetrated by nomadic raids on the agrarian societies of North China. North China वाले बेचारे agrarian society वाले थे, खेती करते थे, अनाज उगाते थे और सेडेंट्री लाइफ जीते थे। और ये नोमैड जब आते थे, इनको कुछ का जरूरत पड़ा, चलो अनाज चाहिए, जाओ वहां लूट लो, वहां काट दो, मार दो, कर देते थे। तो यही प्रोटेक्शन बना, राइट? लेकिन चंगेज खान को इसका भी फर्क नहीं पड़ा। बना लो जितना बड़ा वॉल, इनका स्ट्रैटेजी अलग था, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इनका स्ट्रैटेजी अलग ये था कि ये जब अटैक करते थे ना, वॉल तो तुमने बना लिया, ठीक है, गेट लगा हुआ है, अब ये क्या करते थे, कनेक्ट ही तोड़ देते थे। समझ में आया? अटैक किए वॉल के आगे आगे, मान लीजिए कोई घेरा हुआ है, वॉल के अंदर है, ये मान लीजिए ये पूरा घेरा है, यहां पे आर्मी अटैक कर रही है। अब क्या करेंगे, यहां पे गेट है, ये पूरा घेर लिया, अंदर तो ये सुरक्षित है, लेकिन कितने दिन सुरक्षित रहेंगे? ये लोग क्या करते थे, इसको, चंगेज खान को कोई जल्दी नहीं होती थी, चंगेज खान को कोई जल्दी नहीं है कि ये अटैक कर रहे हैं, अब दीवार से टकरा के खुद मर जाए, ऐसा नहीं करते थे, छावनी बिछा देते थे। अब तुम्हारा आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट हट गया, कितना दिन अनाज रहेगा तुम्हारे पास? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, और लोग भूखे मरना शुरू कर देते थे, अंदर भूखे मरना शुरू कर दिए। अब प्रेशर बन गया राजा पे, रूलर पे, राजा खुद जाएगा, बोलेगा सरेंडर कर देगा, सरेंडर नहीं करेगा तो गेट खोलेगा, गेट जैसे ही खोला, अटैक किया, सबका गला काट दो, मार दो, एकदम बुरी तरह से बर्बाद कर दो, राइट? तो ये था जीतने का स्ट्रैटेजी, तो जीतता ही था। अब यहां पे बात करें चंगेज खान के करियर के बारे में, थोड़ा पर्टिकुलरली चंगेज खान के बारे में और जानते हैं अच्छे से, बचपन से उसको समझने की कोशिश करते हैं। चंगेज खान was born sometime around 1162. एग्जैक्टली कब किस दिन पैदा हुआ ये सब नहीं पता है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है 1162 में पैदा हुआ नियर द ओनोन रिवर इन द नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया। मंगोलिया के नॉर्थ में पैदा हुआ। इसका नाम तेमुजिन था, पहले इसका नाम, बचपन का नाम इसका तेमुजिन के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन बाद में इसने अपने आप को चंगेज खान डिक्लेयर किया। ही वॉज द सन ऑफ येसुगई का बेटा था, द चीफ्टन ऑफ द कियात, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज रिलेटेड टू द बोर्जिगिड क्लैन। क्लैन क्या होता है? एक ट्राइब ही हुआ। क्या हो गया? चप्पल क्या कर दिया? क्लास में ऐसे बोलिएगा, ऐसे क्लास में मत बोलिए, तो ऐसे बोलिएगा, लाओ रे चप्पल लाओ।
तो ऐसे ऐसे नहीं बोलिएगा ना, अरे कम से कम दूसरों को दिखाने के लिए तो ढंग से बोल दो। हाँ क्या अभी मंगोल ट्राइब के इन्फ्लुएंस में आ गया क्या? ठीक है, अच्छा यहाँ पे मिल गया चप्पल आपको, दे दीजिए। कहा यहाँ पे है, यहाँ पे आप थोड़ा सा लात मार दीजिए पीछे, भेज दीजिए। वही हाँ हाँ, फेंक दीजिए पीछे, पास कर दीजिए पीछे, मिल गया। चप्पल खोले ही क्यों थे? ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट हियर। चलिए यहां पे बात करते हैं, इंटरेस्टिंग। बचपन का नाम तेमुजिन, याद रखिएगा। 1162 में पैदा हुए और नॉर्थ मंगोलिया के ट्राइब थे। अब क्या थे, इनके फादर जो थे येसुगई बोरिजिड क्लैन के चीफटेन थे। ठीक है, अब चीफटेन क्या होता है, मतलब ट्राइब है, ट्राइब का एक चीफ होगा, क्लियर। लेकिन क्या हुआ, षड्यंत्र से इनको मार दिया गया। हिज फादर वॉज मर्डर्ड at an early age and his mother Oilan Eki raised Temujin, his brothers and step brothers in great hardship. बेचारी माँ बहुत मुश्किल से पाली इसको। और तेमुजिन के अंदर ना मतलब भरा हुआ था कि बदला लेना है हमको, मेरे पिता को मार दिया गया। तो तेमुजिन के पिता को मार दिया गया था, धोखे से मार दिया गया था। और इन्होंने सोचा कि हम इसका बदला तो लेंगे, ट्राइब्स को तो मारेंगे ही मारेंगे, इनके साथ जो बुरा हुआ। क्या तेमुजिन इसका नाम है क्या? येसुगई पापा का नाम, येसुगई पापा का नाम, तेमुजिन के पापा हुए येसुगई। ठीक है, अब क्या है, द फॉलोइंग डेकेड was full of reversals. Temujin was captured and enslaved, and soon after his marriage, his wife Borte was kidnapped. अब इसका आगे का समय भी ना बड़ा गड़बड़ रहा। क्या रहा कि तेमुजिन को कैप्चर कर लिया गया, इसको गुलाम बना लिया गया, सौतेला भाई। ठीक है, क्या बहुत सारे थे, आगे और बात करेंगे। ठीक है, और इनका तो कहा जाता है कि इतने बच्चे थे कि हर मतलब क्या कहते हैं कि 100 में से एक मंगोल, चंगेज खान कहा जाता है कि मतलब 100 में एक तो चंगेज खान का ही है, डिसेंडेंट कहा जाता है। एग्जैक्टली तो जहां गया शादियां किया, बच्चे पैदा किया, और बहुत ज्यादा इसका था चंगेज खान का। एनी विच वे, अब तेमुजिन को क्या किया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है। तेमुजिन को कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, अब कैप्चर कर लिया जाता है, उसके बाद इसकी बीवी को भी किडनैप कर लिया जाता है। ठीक है, जा करके लड़ करके ये छुड़ा करके लेके आता है, इसको पूरा लड़ाई करना पड़ता है, हैड टू फाइट टू रिकवर हर। ठीक है, ड्यूरिंग दीज इयर्स ऑफ हार्डशिप ही ऑल्सो मैनेज टू मेक इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। और बहुत तकलीफ का समय था, पिता मर चुके थे, माता ने बहुत मुश्किल से पाला पोसा था, और उसके बाद क्या हुआ, इनको एनस्लेव भी कर दिया गया, इनके साथ इनकी वाइफ को किडनैप भी कर लिया गया, और उसके बाद चंगेज खान को वापस लड़ाई करके छुड़ाना भी पड़ा। और उसके बाद ये इस दौरान क्या किए, अलग अलग फ्रेंड भी बनाए, दोस्तों को बनाए। द यंग बोगुरचू वॉज हिज फर्स्ट एलाई, पहला इनका फ्रेंड या एलाई या सहयोगी बना बोगुरचू।
and remained a trusted friend, जमुखा, जो बाद में अलग होता है, बात करेंगे, ठीक है। और इसका ट्रस्टेड फ्रेंड जमुखा, हिज ब्लड ब्रदर, उसका ब्लड ब्रदर होता है, was another. Temujin also restored old alliances with the ruler of Kerej, Tugril Ong Khan, his father's old blood brother. ठीक है, ब्लड ब्रदर मतलब कहीं से आप ब्लड मतलब चचेरा भाई, राइट, वो सारा ब्लड ब्रदर में आ जाता है, क्लियर। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, स्ट्रैटेजी क्या अपनाया कि हम क्या करेंगे, पुराने इन लोगों से भी एलाई बनाएंगे, इन लोगों को भी अपने साथ जोड़ेंगे, सबको जोड़ने का काम किया है इसने पहले, कंसोलिडेट कर, कोई भी बड़ा बनेगा अकेले नहीं, अपने अपने ट्राइब को और जोड़ते चला जाएगा और महान बनेगा, तो वही इसने भी किया। तो पहले एक बनाया बोगुर्चू, ट्रस्टेड फ्रेंड जमुखा इसका ब्लड ब्रदर था, और इसके पिताजी का जो एलाई था और उनके साथ जो था केरेट्स, उनका ब्लड ब्रदर तोगरिल ओंग खान, हिज फादर्स ओल्ड ब्लड ब्रदर, सबको साथ लाने का, सबको साथ लाया। Through the 1180s and 1190s, Temujin remained an ally of Ong Khan, वही इसके फादर का जो ब्लड ब्रदर था उसके साथ रहा, and used the alliance to defeat powerful adversaries, और जो दुश्मन बने, तो जमुखा साथ में था, बाद में क्या हो गया, दुश्मन बन गया था, पहले बनाना शुरू किया लेकिन वो फिर अलग हो गया, क्या, like जमुखा, his old friend who had become a hostile foe, तो पहले तो दोस्त था, यहां तो हम बता रहे थे कि क्या हुआ, वो दोस्त था, उससे दोस्ती था, लेकिन वो अलग हो गया अब राइवलरी में कि भाई हम श्रेष्ठ बनेंगे। अब ये जमुखा को भी हराया इसने, इट वॉज आफ्टर डिफीटिंग हिम, जमुखा को हराने के बाद, क्या, जमुखा को हराने के बाद Temujin felt confident enough to move against other tribes, powerful Tatars, his father's assassins. अब जब जमुखा को हरा दिया तो अपने आप में इतना स्ट्रांग हो गया, अब उसको लगा कि हम किसी को भी हरा सकते हैं, और अपने फादर को मारने वाला जो टाइप था वो था तातर्स, द केरेट्स एंड ओंग खान हिमसेल्फ इन 2003, उसके अंदर था, सबको हराया, फाइनल डिफीट ऑफ द नाइमन पीपल एंड पावरफुल जमुखा इन 1206, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, लेफ्ट तेमुजिन एज द डोमिनेंट पर्सनालिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेपी लैंड। अब स्टेपी लैंड में उसके बराबर कोई नहीं रहा, जमुखा को हराने के बाद इससे बड़ा कोई नहीं रहा, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था, क्या, वहीं के ट्राइब थे, स्टेपी के ही ट्राइब थे, तो इन सबको हराने के बाद ना ये सबसे ज्यादा पावरफुल बन गया, और तब इसने ये पोजीशन लिया, पोजीशन दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एट एन असेंबली ऑफ मंगोल चीफटेंस, क्युरिलताई, ये सब इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, याद रखिएगा, क्युरिलताई क्या हो गया, असेंबली, मतलब जो सभा होगा ना, सभा में डिसाइड किया गया, और वहीं पे इसको प्रोक्लेम किया गया चंगेज खान, राइट, वेयर ही वाज प्रोक्लेम्ड द ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स, कि मंगोल का ग्रेट खान चंगेज खान वो बन गया। तब तक तेमुजिन के नाम से ही जाना जाता था इसको, तब तक तेमुजिन था, लेकिन ये टाइटल इसने अटेन किया विद द टाइटल चंगेज खान, द ओशियनिक खान और यूनिवर्सल रूलर, ठीक है, ये सारा टाइटल, ये उपाधि इसने लिया कि चंगेज खान, उसके बाद से ये कहलाया। जब जमुखा को हरा दिया, इतना बड़ा अब कोई नहीं था इसके सामने, क्या, तब, और उसके बाद ये टाइटल ले लिया। जस्ट बिफोर द क्युरिलताई ऑफ 1206, क्युरिलताई समझ में आया, जो असेंबली है, जो सभा है, ठीक है, जो लोगों की सभा थी ट्राइबल्स की, जिसमें डिसाइड किया गया कि ये चंगेज खान आज से कहलाएगा, उसने प्रोक्लेम किया कि मैं चंगेज खान, राइट, ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स और द ओशियनिक खान। Genghis Khan had reorganized the Mongol people into a more effective, disciplined military force that facilitated the success of his future campaign. और उसने सबको अब क्या किया, बहुत सिस्टमैटिक ढंग से
बहुत तरीके से मिलिट्री को ऑर्गेनाइज किया, सबको तो हरा दिया, सबसे पावरफुल बन गया, सबसे पावरफुल बनने के बाद चंगेज खान बन गया ये। अब इसने क्या किया, मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, क्योंकि इसको और अटैक करना था, और अटैक करना था तो मिलिट्री तो मजबूत चाहिए। क्या द फर्स्ट ऑफ हिज कंसर्न्स वाज टू कॉन्कर चाइना। पहला कंसर्न क्या था कि भाई चाइना को कॉन्कर करो, बहुत नाटक करता है। क्या तो इसको चाइना, हालांकि चाइना आपको बताया कि बहुत पुराने समय से वो क्या कह रहा था, कर रहा था, सह रहा था, बर्दाश्त करता आया, बात तक बर्दाश्त करता आया। इन लोगों ने तो बहुत बर्बाद किया, इन लोगों ने तो चाइना पूरा नस्ल नस्ल खत्म कर देते थे, इस तरह से मारते थे। डिवाइडेड एट दिस टाइम इनटू 3 realms, 3 युग में 3 realms और कैटेगरी में डिवाइड करें चाइना को। एक सी सिया पीपल ऑफ तिब्बतन origin in the northwestern provinces, the Jurchen whose Qin dynasty ruled North China from Peking, और तीसरा था सुंग डायनास्टी हु कंट्रोल्ड साउथ चाइना। ठीक है, तो सी सिया पीपल तिब्बतन ओरिजिन के, तिब्बत अभी क्या है, तिब्बत को वो दिखाता है अपना, राइट, दिखाता है ना चाइना कि भाई सब तो मेरा है। और यहां अरुणाचल में कभी घुसे, हर चीज पे वो क्या, हाँ वो तो है ही बिल्कुल, लेकिन हर जगह तिब्बत में उसने कर रखा है। तो ये चाइना के बात को करें, इसी आधार पे ये कहता है, चाइना कहता है कि उस समय हम थे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रहना चाहिए। तो 3 हम देखते हैं, एक सी सिया तिब्बतन ओरिजिन वाला, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, जुर्चेन चिन डायनास्टी, ठीक है, वो रूल करता था नॉर्थ चाइना, और साउथ चाइना को रूल करता था सुंग डायनास्टी। ठीक है, साउथ चाइना सुंग डायनास्टी, नॉर्थ चाइना, ठीक है, चिन डायनास्टी, और सी सिया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, ये 3 चाइना था। बाय 1209 द सी सिया वर डिफीटेड, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज ब्रीच्ड इन 1213। और यहां पे यही कह रहे हैं कि चाइना का जो ग्रेट वॉल है, चीन की दीवार, उसको तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया मतलब उसको पार कर लिया गया, तोड़ा नहीं गया, मतलब उसको भेद करके जीत लिया गया। मंगोल्स द्वारा, मतलब चंगेज खान। एंड पेकिंग सैक्ड इन 1215, और पेकिंग को बर्बाद कर दिया गया 1215 में। हाँ, 1 मिनट। Long drawn out battles against the Qin continued until 1234, but Genghis Khan was satisfied enough